So this is our seventh lecture for our chapter classification of elements. So today we are going to study about electron gain enthalpy, or we can say that it is electron affinity. So electron gain enthalpy and electron affinity. तो इन दोनों के बारे में ही आज हम बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या मतलब होता है इसका और किस तरीके से ये वेरी करती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इतना बड़ा नाम बार बार तो देखो बेटा लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ई जी। ठीक है, इसको हम लोग बार बार लिखेंगे डेल्टा एच ई जी। कुछ बुक्स में आपको डेल्टा ई जी एच के साथ लिखा होगा, आपकी मर्जी, इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधी सी बात है, नाम से आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। सपोज करो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, और ये आती है फोर्थ शेल। एक आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसके अंदर एंटर करवाना है। अब जब एंटर करवाऊंगा तो दो चीजें हो सकती हैं, एनर्जी कैन बी रिलीज्ड, और या तो मुझे एंटर करवाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। So two things can happen when electron is added to outermost shell. When electron is added to outermost shell, first energy can be released और दूसरा absorption of energy, जिसका मतलब है supply of energy to add electron, or energy is released when electron is added. So two case may happen. Okay. Now first case, पहला केस एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड इजीली। एनर्जी कब रिलीज होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड easily, or you can say that when there is more force of attraction between nucleus and added electron. So in that case energy is released and it is more negative. That is, value of delta H is negative. ये बात आपको याद रखनी है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी इन केस ऑफ रिलीज। केस 2 क्या बताया? when electron is added, or case 2 absorption of energy when we need to supply energy. कब हो सकती है सप्लाई एनर्जी? when there is less force of attraction between nucleus and outermost electron. When there is less force of attraction between nucleus and outermost electron, then we need to give energy to add the electron. Then we need to supply energy. So delta H will be positive. ये बात याद रहेगी? समझ में आ गई बात?
तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हम जो है ऐड करवाते हैं तो कुछ ना कुछ या तो एनर्जी बाहर निकलेगी या हो सकता है हमें उसमें एनर्जी देनी पड़े। अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो इट इज नेगेटिव इन साइन, ठीक है, और एनर्जी इफ यू नीड टू सप्लाई इट विल बी पॉजिटिव इन साइन। तो ये बात याद रखिएगी, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्प्शन में औकात। एक सेकंड रुकना जरा। ओके, जहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है। नाउ definition, now it is defined as the energy released when electron is added to an isolated gaseous atom to make it a anion. When electron is added, it will convert into anion. For example, suppose we have element A, it gain electron and it will convert into A negative. Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा H इज नेगेटिव एंड डेल्टा H इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात है? चलिए जी, डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हुई यहाँ पे। देन हमारे पास इसका टॉपिक आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है, सपोज करो मैंने एक एलिमेंट था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव। नाउ अगेन ए नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू ए माइनस टू। अगेन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इट विल कन्वर्ट इनटू ए माइनस थ्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते गए। अब ये जो फर्स्ट केस था, यहाँ पे इट इज इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, so therefore डेल्टा एच इज नेगेटिव। और ये इजी क्यों था भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी इसे, तो इसने यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया, काम बन गया हमारा। बट अब जरा अगर यहाँ देखो, सॉरी इस केस में, मतलब ये हमारी सेकंड पोर्शन बना ना एक तरीके से करें तो, दिस इज गोइंग टू गिव अस सेकंड केस। अब सेकंड केस में ऑलरेडी वी हैव एनाइन, यानी एनाइन इज नाउ सपोज टू हैव इलेक्ट्रॉन। अब एनाइन को इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, अब वैसे ही नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन। अब रिपल्शन होगा तो उसका मतलब क्या, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी। और जब हमें अगर एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी तो हमें क्या हो जाएगा, anion is now supposed to have electron and negative charge, repulsion is there. Now when repulsion is there, it means we need to supply energy to add electron, so that's why delta H will be positive. ठीक है जी, क्लियर। इन सिमिलर मैनर ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इसे बोलेंगे हम लोग डेल्टा एच ई जी फर्स्ट। इस केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो डेल्टा एच ई जी सेकेंड, थर्ड डेल्टा एच ई जी। ओके, क्लियर, एनी डाउट? अब इसमें याद करने वाली बात क्या है, वो ये याद रखनी है दैट फर्स्ट डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव, क्वेश्चन भी आता है, बट सेकंड एंड थर्ड delta H E G electron gain enthalpy is
पॉजिटिव। वाई? आप लोग अच्छे से कर सकते हैं अब इसको एक्सप्लेन। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होगा। पेपर में लिखेंगे क्या? बिकॉज in case of third and second and third delta H Eg, electrons need to be added in an anion where repulsion takes place, and this repulsion is responsible for supplying more energy. And if we supply energy, it means delta H is positive. Okay, that's why third and second are delta H Eg is positive in nature. चलिए, now we have factors. Factors which are going to affect delta H Eg. First one is atomic size. Atomic size is inversely proportional to delta H Eg. It means as atomic size increases, delta H Eg is less negative. As atomic size increases, delta H Eg is less negative. अब ये क्यों होती है सुनिए जरा। Because atomic size is inversely proportional to force of attraction. जितना बड़ा atomic size उतना कम force of attraction between the nucleus and the last shell. Means more atomic size, less force of attraction between nucleus and last shell electron. क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है, ये देख सकते हैं 1 2 3, सपोज करो यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर लेस। क्लियर? अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा तो क्या होगा? दैट एनर्जी released will be less, and hence value of delta H Eg is less negative, or we can say that, or more towards positive. Because as soon as it is more farther it, अगर ये बहुत दूर 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 होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म का मतलब वी नीड टू गिव सम एनर्जी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देनी पड़ जाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव के साइड जा रही है। तो कहने की बात ये है, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस delta H Eg become less and less negative because the force of attraction is less, and we need to, and the energy released, or maybe sometimes we need to give some energy. तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए, दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। अब हम सेकंड फैक्टर की एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। चलिए, लिथियम है एंड सोडियम। लिथियम atomic number is 3, 1s2, 2s1. Sodium atomic number 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now you can say number of shells. Only 2 shells are there. अब 2 shells है और यहाँ पे 3 shells. Atomic size of sodium is more than that of the lithium. So electron gain enthalpy of lithium is more negative. Sorry, is more negative, और सोडियम की हो जाएगी लेस नेगेटिव।
यहाँ पे लिथियम के केस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसकी जगह पे चलो हम लोग लिथियम की जगह पे हम लोग लेते हैं, तो लिथियम के चेंजेस आपको मैं एक और उसमें बताऊंगा। लिथियम की जगह पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सॉरी लिथियम को छोड़ते हैं अभी हम लोग, वी टेक पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोटेशियम, सोडियम हो गया 11, यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम 1s2, पोटेशियम होता है 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4 शेल। अब 4 शेल है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सोडियम के केस के अंदर 3 शेल, पोटेशियम के केस के अंदर 4 शेल। तो एटॉमिक साइज ऑफ potassium is more than that of the sodium, so delta Heg of sodium is more negative. So delta Heg of sodium, or you can say atomic size जिसका जितना बड़ा उसकी delta Heg उतनी less negative, या फिर कह सकते हैं उसकी उतनी कम delta Heg. So delta Heg of sodium is more than that of the potassium. Is that clear? मानो बेटा ये क्लियर हुई बात ये वाली? यस और नो जल्दी बताओ। ओके, एंड भूमिका क्लियर हो गया बेटा ये वाला बात? ये दोबारा बताऊं क्या एक बार ये चीज? ओके, चलो एक बार और देखते हैं इसका। देखो अब इसका क्वेश्चन क्या आता है, विच विच हैज लेस नेगेटिव डेल्टा Heg, सोडियम और पोटेशियम। इसका आंसर कैसे करेंगे आप? पहले सोडियम लिखा, देन पोटेशियम। सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, potassium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Number of shells 3, 4 shells. We know atomic size inversely proportional to delta Heg. अब जितना बड़ा साइज, more the size, less force of attraction between nucleus and last electron. So delta Heg is less negative. Now in case of potassium, size is more, so delta Heg is less negative than sodium. Is that clear? Any doubt? भानु एंड भूमिका, ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? बताइए जरा फटाफट। ओके, चलिए जी। एक सेकंड रुको जरा।
स्लाइड साइड करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, ये हमने यहाँ पे करा। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में मैं एनसी लिख देता हूँ। सो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच ई जी। इसका मतलब है मोर नेगेटिव वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर easy for electron to add in last shell as force of attraction between nucleus and electron is more. Now more nuclear charge means more power of nucleus to attract electron. अभी न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इट मींस इट कैन इजीली पुल द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसको ग्रैब करके इजीली अपने अंदर लेके आ जाएगा। इट कैन इजीली पुल, नॉट अपने अंदर मतलब अपनी तरफ लेके आ जाएगा। इट कैन ऐड इनटू द लास्ट शेल। सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर easily it's more easy for electron, it's more easy for electron to be added in the last shell as force of attraction between the nucleus and electron is more. Is that clear? Any doubt in this? So we can say that delta H is more electronegative. As the nuclear charge increases, delta H is more negative. Okay. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन वही सेम वाली बात है, हाफ फिल्ड एंड fully filled. Half filled and fully filled electronic configurations are more stable, are more stable, and they supposed to have zero delta H Eg or maybe positive value of delta H Eg. समझ में आ गई बात? Is that clear? They are supposed to have positive delta value of Heg. ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आप यू कैन टेक नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 and oxygen you can take 1s2 2s2 2p4. So if you say which one has more positive electronegativity, electron gain enthalpy, delta H is positive and here delta H is negative. Clear? Okay जी, चलिए now we will study about variation. Variation first of all we study in group. Now in group delta H Eg becomes less negative as we move down the group. Top to bottom जाने पे delta Heg will become less negative. Why?
because first atomic size is inversely proportional to delta H Eg. याद है फर्स्ट टॉपिक. नाउ अभी मैं देखते हैं यहाँ पे, चलो हम लोग देखते हैं फटाफट. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. टॉप टू बॉटम atomic size increasing, atomic size increases, and hence delta Heg value is less negative. So delta Heg value is less negative. If you look at the value for hydrogen, it is minus 73 kilojoule per mole. For lithium, it is minus 60. For sodium, it is minus 53, and it is minus 48, and then minus 47, and minus 46. So you can clearly see less negative value is there. Minus 46 is more towards the positive side or towards the zero than that of the minus 60. So you can say that it is decreasing. ठीक है, इसके नंबर पे आप देखेंगे तो minus 46 है और minus 60 है. नंबर लाइन में which is more towards the positive hand? Minus 46 ना, so minus 46 is less negative. Simple. Okay. So group is delta Heg become less. Okay, fine. So ये यहाँ तक समझ में आ गई बात. बट ऐसे थोड़ी ना काम बन जाएगा हमारा. पंगेबाजी हमारी कहाँ शुरू होती है? पंगेबाजी शुरू होती है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के अंदर. सेकेंड पीरियड के अंदर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, इनके बीच में पंगेबाजी शुरू है. ना ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन अपने अपने ग्रुप में से, अब ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन. ठीक है. अब इनमें इन दोनों का बिहेवियर अपने इन ग्रुप से अलग होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ चलिए इस चीज को ग्रुप में पढ़ेंगे क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी है, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं. बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ देयर, चलो अभी बता देता हूं मैं, देयर स्मॉल साइज. ठीक है, बस अभी मैं इतना ही बताता हूँ. एक्चुअल में क्या होता है इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं. चलिए, अब ग्रुप के अंदर हमें इतना ही पढ़ना है. याद कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा एच ईजी बिकम्स इन ए ग्रुप. एक सेकंड रुकिए, सॉरी, सही तो चल रहा है हमारा सब किताब. अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूं नहीं आएगा. चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, व्हाई दे बिहेव. ग्रुप 16 है और ग्रुप हमारे पास है 17. ओल्ड स्टाइल से टे हो. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम. याद करने का तरीका है इनको, ओल्ड स्टाइल से टे हो. ग्रुप 17 क्या बताया मैंने? फिर कल बाहर आई आंटी. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन. अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज increases, so it means inversely proportional to delta H Eg, so less negative value. अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं, क्लोरीन क्लोरीन की बात करूं, as per this sulfur should have less delta H Eg, less negative, should have less negative delta H Eg, and in this case chlorine should have less negative delta H Eg. Yes or no? भानु एंड भूमिका, ये बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं आप लोग? जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इनकी जो डेल्टा एच ई जी है वो नेगेटिव होना चाहिए था. ठीक है जी. पर ऑक्सीजन एंड इन दिस केस क्लोरीन, सॉरी इन दिस केस फ्लोरीन, हैज
more negative delta H Eg, more negative delta H Eg. Sorry, less negative. Chlorine has less negative delta H Eg. लेस नेगेटिव सल्फर का है पर होता ऑक्सीजन के साथ है. ओके. Oxygen has less negative delta H Eg. In this case, fluorine has less negative delta H Eg. ऐसा क्यों? Because of small size of oxygen and fluorine. अब ऑक्सीजन फ्लोरीन का साइज है स्मॉल. ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन थे. एक इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगी. रिपल्शन होने का मतलब क्या हुआ? इट कैन नॉट इजीली come into the it cannot easily come into the last shell. जब वो easily last shell में नहीं आएगा तो delta H value will be less negative. Because of small size of fluorine chlorine, it is difficult for electron to enter as repulsion occurs. Because of repulsion, electron cannot be easily added. Because of small size of fluorine and oxygen, it is difficult to add electron or electron to enter as repulsion occurs, and hence less negative value of delta H Eg than sulfur and chlorine. Is that clear? समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? Yes or no? So क्वेश्चन आता है, why chlorine has most negative electron gain enthalpy? Why chlorine has most negative electron gain enthalpy? इस बात को याद रखना, ये important question है. Why chlorine has most negative electron gain enthalpy? ठीक है, इस बात को याद रखना. चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप के बाद में पीरियड के केस के अंदर. अब पीरियड के केस में क्या होता है भाई? देखिए, डेल्टा एच ई जी becomes more and more negative from left to right. वो क्यों? Because ट्रेंड क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? एटॉमिक साइज decreases and hence delta H Eg is negative. क्लियर? अगर एटॉमिक साइज बढ़ता तो डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव की तरफ जाती, तो लेस हो जाती, इज नेगेटिव, और यू कैन से मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव. यहाँ पे मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव का मतलब है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोला गया हमने. लेस नेगेटिव का मतलब ही पॉजिटिव की तरफ जाना होता है, और मोर नेगेटिव का मतलब है आपके पास और ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना. दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? अब आ जाओ एक्सेप्शन केस. एक्सेप्शन केस ग्रुप 17 में बताया था. ग्रुप 17 has most negative electron gain enthalpy because they require only
one electron to gain noble gas configuration. Okay, so there delta Heg is highly negative. ओके, सेकंड आता है आपके पास में इसके अंदर ठीक है, इसमें सेकंड और कुछ नहीं है, बस इतना इसमें याद रखिए। पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरीके से काम बनता है, बट पंगेबाजी कहाँ जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीनों में देखो जरा ध्यान से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों की हाफ फिल्ड electronic configuration, so delta Heg will be positive. ठीक है, clear? If I arrange them in increasing order, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? नाइट्रोजन आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में से देखिए फटाफट किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा किसका? ऑक्सीजन फ्लोरीन में से। फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज is small, it means fluorine is more negative value than that of the oxygen. So ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक बनेगा आपके पास। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस ट्रेंड इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये वाला ट्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जल्दी बताइए, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नहीं है? ओके जी, क्लियर? तो फटाफट जरा एक, इससे पहले एक मिनट रुको, एक मिनट और, एक गड़बड़ी फिर हो गई है हमसे। एक सेकंड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड, अभी टाइम भी होने वाला है। चलिए अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है? या चलो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस एज अ होमवर्क करते हैं। सबसे पहले आता है, जल्दी से बताइए, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए इनको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, जल्दी से, कि सबसे ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड में? फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव, देन अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन बोरोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, यही हमने लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट आपको? और जल्दी से बताइए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम चलेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। Which element possess highest and lowest electron gain enthalpy? Highest electron gain enthalpy is of chlorine and lowest किसकी होगी? Helium. Okay. Why electron gain enthalpy of nitrogen is higher than that of the carbon? Nitrogen की higher क्यों है? Because of stable
half filled configuration. Okay, why electron beam enthalpy of group 18 is 0? Because of fully filled stable configuration. That means no more electron can be added to it because of its fully filled electronic configuration. That's why they have 0 electron gain enthalpy. क्लियर है ये वाली बात? डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए अब जरा फटाफट एक क्वेश्चन आप घर से करने की कोशिश करना. मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन देता हूँ एक होमवर्क के लिए. Which of the following the pair would have more negative? Find more negative delta HEG from pair. पहला पेयर है आपके पास में, दूसरा पेयर है सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड तीसरा पेयर है कार्बन एंड सिलिकॉन. तो इन तीनों चारों को करके बताइएगा क्या आंसर आता है क्या नहीं आता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल इसी टाइम पे मिलते हैं, लेक्चर अपना आगे कंटिन्यू करते हैं फिर लोग. ठीक है, चलिए